गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम नॉर्थ से 2020 के लिए कुछ टॉपिक्स हैं लाइक NG2, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब। नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब एक ऐसी फ्लेक्सिबल ट्यूब है जिसको हम जो है स्टोमक में डाल रहे हैं, और किसके माध्यम से डाल रहे हैं? हम नोज़ के माध्यम से, या फिर हम किसके माध्यम से डाल सकते हैं इसको? ओरो माध्यम से भी डाल सकते हैं, ओरल कैविटी के माध्यम से भी डाल सकते हैं। तो अगर इसे ओरल कैविटी के माध्यम से डाला जाता है इसको ओरोगेस्ट्रिक ट्यूब बोलते हैं, और अगर इसको जो है हम नेजल कैविटी के माध्यम से डालेंगे तो उसको नासोगैस्ट्रिक ट्यूब बोल सकते हैं। इसका पर्पज़ क्या है, क्यों डाल रहे हैं? तो देखो, इसके दो पर्पज़ हैं। कई बार हमने देखा होगा कि पेशेंट पॉइजन वगैरह होती है, तो कुछ पॉइजन्स ऐसे होते हैं जिनमें हमको इसको वापस से लिवाज नहीं करना होता है, और कुछ पॉइजन्स ऐसे होते हैं जहाँ पर हम इसको जो एक्स्ट्रा कंटेंट होता है उसको निकाल सकते हैं। और दूसरी चीज़ है हम फीडिंग सभी जानते हैं कि फीडिंग करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो फीडिंग को हम गवाज बोलते हैं, और जो इसके अंदर जो कंटेंट है उनको बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको लेबाज बोलते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, कोई मेडिसिन देनी है, खाने के साथ में हम मेडिसिन भी दे सकते हैं इसके अंदर, और जो पेशेंट हैं खाना नहीं ले पा रहे हैं उनको खाना दे सकते हैं। तो ये नॉर्मल इसके कारण हैं जो हम सभी जानते हैं, इसमें कोई ज़्यादा स्पेशल बात नहीं है। इसमें जो स्पेशल बात होगी, दो इसके टाइप्स होंगे, दो टाइप की ट्यूब्स होती हैं आपके पास में, एक सलेमसम ट्यूब होती है, दूसरी आपके पास में लेविन ट्यूब होती है। जो आपकी सलेमसम ट्यूब है वो आपके सक्शन के पर्पज़ से यूज होती है, जिसको हम इनके ट्यूब के जो प्रकार हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में या नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, अभी हम इसकी नॉर्मल जो क्रियाविधि है उसके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। इसको हम जब NG ट्यूब को किसी पेशेंट के अंदर प्लेस करते हैं तो उसका मेजरमेंट देखते हैं, और मेजरमेंट देखने के लिए हम कैसे उसको मेजर करते हैं, तो नोज से लेके उसके ईयर लॉब होता है, और देन ईयर लॉब टू हम इसको G5 जो प्रोसेस होती है स्टर्नम की, वहाँ तक इसको मेजर करते हैं। देन पोजीशन, पेशेंट को पोजीशन कौन सी देनी है? तो जो हमारे अडल्ट पर्सन है जो इजीली जो है हमारी जो है हाइपोलर पोजीशन या सिटिंग पोजीशन के अंदर जो आ सकते हैं उनको सिटिंग में देना है, जिससे क्या है ग्रेविटी के माध्यम से जो है आपकी NG ट्यूब ईजिली आपकी जा पाए। बट ऐसे पर्सन या फिर कोई भी ऐसा हो सकता है जो अनकॉन्शियस है, जो सिटिंग में नहीं आ पा रहा है, कोशिश करें उसको, तो अब ऐसे पर्सन को हम थोड़ा सा साइडलाइन करके भी हम रख सकते हैं। जैसे कि उनके अंदर वॉमिटिंग अगर होगी, अगर कॉन्शियस पेशेंट है तो वो वॉमिटिंग करेगा तो थोड़ा सा आगे की तरफ झुक पाएगा, बट अगर अनकॉन्शियस पेशेंट हुआ तो वो क्या करेगा, वो नहीं झुक पाएगा, तो एस्पिरेशन के चांसेस बढ़ेंगे। तो हम उसको ऐसी कंडीशन में रखना है जिससे अगर वॉमिटिंग वगैरह अगर हो उस पेशेंट को, तो हम उसको ईजिली जो उसकी पोजीशन है उसको कन्वर्ट कर पाएँ। ऐसी पोजीशन में हमको पेशेंट को रखना है। पहली चीज़ हमारे मतलब कि पूरी तरीके से कंट्रोल में होना चाहिए पेशेंट। दूसरी चीज़, अगर छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे के केस में क्या होता है, छोटा बच्चा होगा, बच्चे जो है हाथ से आपको पकड़ लेगा, आपकी शर्ट पकड़ लेगा और वो चिल्लाएगा, तो यहाँ अगर वॉमिटिंग की बच्चे ने, तो वो क्या होगा, एस्पिरेट के चांस बढ़ जाएंगे। तो इसको हमको क्या करना है, स्वेडल करना है। स्वेडल का मीन्स क्या होता है, उसको लपेट देना है किसी ब्लैंकेट वगैरह के अंदर, लपेट देना। और कैसे लपेटना है कि उसके जो हाथ हैं, उसके आर्म हैं, वो सिक्योर्ड हों, ब्लैंकेट के अंदर रहें। ठीक है, जिससे क्या है वो बच्चा को हम पोजीशन है उसकी इजीली हम मेंटेन कर पाएँ, वो बच्चा इधर उधर आपको डिस्टर्बेंस ना करे आपके प्रोसीजर के अंदर। जैसे ही पोजीशन हम मेंटेन करेंगे, देन हमको क्या चाहिए, लुब्रिकेशन चाहिए उस ट्यूब के अंदर। और बहुत सारी जो ट्यूब्स होती हैं उनके अंदर पहले से जो है लुब्रिकेशन जो सॉल्यूशन होता है उनके अंदर लगा होता है, आपको ओनली उसमें वाटर लगाना होता है उस ट्यूब के अंदर। जैसे आप वाटर लगाते हैं वो लुब्रिकेट ऑटोमेटिक हो जाती है। कुछ ट्यूब्स ऐसी आती है जिनमें आपको लुब्रिकेट बाहर से इस्तेमाल करना होता है। ध्यान रखने की बात यहाँ पर यह है कि जो आपका लुब्रिकेशन है वो वाटर सोल्यूबल होना चाहिए, नहीं कि आपका ऑयल बेस्ड होना चाहिए। अगर आपका ऑयल बेस्ड रहा तो वो जाके निमोनिया कंडीशन क्रिएट कर सकता है, जबकि अगर ये आपका वाटर सोल्यूबल होगा तो इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी इससे। ठीक है, अब हमको अगर हमने ट्यूब दे दी है किसी पेशेंट के अंदर कर दी है, तो उसके बाद हमको देखना होता है प्लेसमेंट। तो अगर प्लेसमेंट से क्वेश्चन पूछा जाए, तो अगर एक्यूरेसी के साथ में अगर बात करें कि सबसे एक्यूरेट मेथड क्या होता है प्लेसमेंट चेक करने का, तो वो होता है एक्सरे। बट क्या अदर मेथड भी होते हैं क्या? हाँ सर, अदर मेथड होते हैं। और वो अदर मेथड क्या क्या होते हैं, जैसे हम पीएच देख लेते हैं। हम गैस्ट्रिक जो है एस्पिरेशन करेंगे, गैस्ट्रिक एस्पिरेशन करके जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उनकी पीएच देखेंगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि जो आपने एस्पिरेट किया है उसका करने का क्या है, क्या करेंगे उसका। तो जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उनको निकालने के बाद में सबसे पहले उनको मीज़र करना होता है कि अंदर पेट के अंदर कितनी चीज़ें हैं। देखो, हम नॉर्मली भाई अगर बात करें तो नॉर्मली अगर कोई पेशेंट है या हम हैं, अगर पेट भरा हुआ है तो क्या खाना खाते हैं? क्या खाना नहीं खाते हैं। बट वो पेशेंट अनकॉन्शियस है, हमको पता नहीं लग पा रहा है, वो बता नहीं पा रहा है कि मेरा पेट फुल है, तो हम कैसे चेक करें? तो हम उसके गैस्ट्रिक जो है उसको एस्पिरेट करेंगे, और अगर उसका एस्पिरेशन का जो अमाउंट है बेटा अगर 100 ml से ज़्यादा आया
तो हम उसकी जो फीडिंग है उसको होल्ड कर देंगे, मतलब अभी नहीं देना है, बाद में देना तो है, ऐसा नहीं कि स्टॉप कर देंगे, स्टॉप नहीं करना, होल्ड कर देना है थोड़े टाइम के लिए। जब उसका गैस्ट्रिक कंटेंट का अमाउंट जो है 100 से नीचे आएगा तो हम उस पेशेंट के अंदर क्या करेंगे, वापस से उसको रिफीड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, तो सर ये जो हमने गैस्ट्रिक जो कंटेंट है उनको एस्पिरेट किया है, माना कि 150 ml आया, तो इस 150 ml को क्या करना है, इस 150 ml को अगर आपने बाहर डिस्कार्ड किया तो डिस्कार्ड करने की वजह से क्या हो सकता है, आपका एसिड बेस बैलेंस जो है डिस्टर्ब हो जाएगा पेशेंट का, ठीक है। तो इसको हमको डिस्कार्ड नहीं करना है, इसको वापस से हमको क्या करना है, उसके अंदर एडमिनिस्टर कर देना है पेशेंट के अंदर, ठीक है। दूसरी चीज़, जब भी आप फीडिंग कराएंगे तो पेशेंट की फीडिंग के दौरान जो पोजीशन है थोड़ी सी हेड एलिवेशन होना चाहिए, हेड एलिवेशन नहीं होगा तो क्या होगा, वापस GERD जैसी कंडीशन आएगी, वापस रिफ्लेक्स आएगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा एलिवेशन रखना है, हेड का एलिवेशन। क्या पोजीशन रखनी है, पोजीशन नहीं रखनी है, क्यों नहीं रखनी है कि वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, आपको अगर ऑप्शन में दिया जाएगा उस आधार पे करना है। जैसे कि अगर ऑप्शन मिला फॉबलर है, सेमी फॉबलर है, प्रोन है, सुपाइन है, तो बढ़िया यहाँ पर क्या हो सकता है, आपका फॉबलर बढ़िया हो सकता है। ऑप्शन ही अगर आपको सेमी फॉबलर दे रहा है, प्रोन दे रहा है, आपको नीचेस दे रहा है, आपको सुपाइन दे रहा है, तो बढ़िया आपका जो ऑप्शन हो सकता है वो क्या हो सकता है, सेमी फॉबलर हो सकता है। तो रटना नहीं है सेमी फॉबलर या फॉबलर, आपको डिपेंड ये करना है, आपको एक ही वर्ड में याद रखना है कि एलिवेशन करेंगे हम हेड का, और वहाँ पर जो ऑप्शन होंगे उनको देख के हम आंसर करने वाले हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, जब जैसे आप फीडिंग देंगे तो फीडिंग में ध्यान ये रखना है कि जैसे फीडिंग, एक तो बीच में जब आप सिरिंज अटैच करेंगे, सिरिंज अटैच करके तब तक उसको मतलब ख़त्म नहीं होने देंगे कि एकदम ख़त्म हो गया देन दोबारा से उसके अंदर आप जो फीड है उसको डाल रहे हैं, तो उससे क्या होगा, एयर उसके अंदर इंटर कर जाएगी। तो एयर इंटर ना करे इसके अंदर, लगातार उसके अंदर जो आपकी सिरिंज के अंदर जो फीड है वो ख़त्म हो, उससे पहले आपको क्या कर देना, उसमें दोबारा से फीड डाल देना है जिससे एयर एंट्री ना हो। दूसरी चीज़, जैसे ही आपका फीडिंग जाएगी तुरंत से आपको उसको क्लैंप कर देना है, ठीक है ना, क्लैंप करना है। और क्लैंप करने से पहले क्या करना है आपको, जैसे फीड चली गई है तो उससे पहले आपको वाटर भी डाल देना है, जिससे उसमें कुछ भी आपका जो फॉर्मूला है वो उसमें टच ना हो, नहीं तो अगर उसके अंदर अटैच हो जाएगा ना तो वो उसका क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो ब्लॉक से बचने के लिए उसमें आपको 30 to 50 ml, देखो याद कैसे रखेंगे, ईजिली है कि अगर हम जो फीडिंग कराते हैं तो मोस्टली हम 50 ml की सिरिंज से फीडिंग करा रहे होते हैं, ठीक है ना। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 50 ml के आसपास हम उसके अंदर क्या करते हैं, वाटर जो है इंस्टिल करते हैं। थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, रटने की बात नहीं है, थोड़ा सा समझ जाएंगे इस बात को, ठीक है। दूसरी चीज़, इसको क्या करेंगे, वार्म वाटर से ही करें तो ज़्यादा बेटर है, थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा ठंडा और ज़्यादा गर्म होता है तो एक कॉम्प्लिकेशन है जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन की कैटेगरी में आता है, डायरिया। तो NG ट्यूब का कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है वहाँ पर, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, जैसे मैंने आपको बताया था, इसको एक बार हम एक देख लेते हैं कि कैसे करते हैं, ठीक है। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक हमारी PH स्ट्रिप ले ली है हमने, ये PH स्ट्रिप रखी हुई है आपकी, ठीक है। ये आपने NG ट्यूब ले ली है, ये ग्लव्स ले लिए हैं, ठीक है। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट, फिर आप एप्रेन पहनेंगे, एप्रेन पहन के आप, सबसे पहले एप्रेन पहना देन ग्लव्स पहनेंगे आप, ठीक है ना। ग्लव्स पहनने के बाद में आप जो है पेशेंट को पोजीशन देंगे, पेशेंट को पोजीशन हमने सिटिंग अपराइट पोजीशन दे रखी है। देन हम NG ट्यूब का मेजरमेंट कर रहे हैं, इसको हम कहाँ से ले रहे हैं, नोज से हम ईयर लोब तक मेजर करेंगे। देन हम कहाँ तक जाएंगे, इसमें ये हमने ईयर लोब तक किया, देन इसको हम कहाँ जाएंगे, जीफोइड स्टर्नम जो है, स्टर्नम की जीफोइड प्रोसेस होती है नीचे वाली, वहाँ तक अब इसको मेजर करेंगे। हालांकि इसमें आपको जो है 5 सेंटीमीटर बिलो भी मिलेगा, कहीं कहीं लिखा हुआ, बट आपको 5 सेंटीमीटर बिलो याद नहीं रखना, आपको जीफोइड स्टर्नम तक रखना है और उसमें मार्किंग कर लेनी है। देन आपको क्या करना है, लुब्रिकेट करना है। ये आपने लुब्रिकेट किया, और लुब्रिकेट करने के बाद में हमने क्या किया है, उसमें ये लुब्रिकेशन कर दिया उसके अंदर, ठीक है। जैसे ही हमने लुब्रिकेट किया उसके बाद में आराम से देना है, इसको आराम से इंसर्ट करना है। अगर पेशेंट को किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट होता है तो हमको इसको वापस से रीवैक कर लेना है, इसको पूरा बाहर नहीं निकालना है, थोड़ा सा रीवैक करना है, क्योंकि हमें पता है कि अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल जाता है तो तुरंत से उसके अंदर कफिंग होना स्टार्ट होती है, थोड़ा सा ही जाने पर। तो ये ट्यूब अगर थोड़ी भी इंसर्ट होगी तो उसके अंदर क्या होगा, कफिंग होना स्टार्ट होगा। तो आप रीवैक करें थोड़ा सा, देन वापस से री इंसर्ट करना है, ठीक है। री इंसर्ट स्लोली आपको री इंसर्ट करना है, ठीक है। और इसको सबसे बड़ी चीज़ है कि इसको किस तरीके से आपको बाद में जो है क्लैंप, किस तरीके से इसको वहाँ पर रखना है, पोजीशन किस तरीके से देनी है। तो इस तरीके से हम गैस्ट्रिक कंटेंट को देखो एस्पिरेट करते हैं, इसका पीएच असेस कर सकते हैं, हम पीएच असेस कर सकते हैं, देन आपको रिक्लैंप कर देना है। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम क्या होगी आपके साथ में, तो प्रॉब्लम जो है आपके साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसके अंदर, मेन मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम तो मैंने बता ही दी, आपको डायरिया देखने को मिलता है। और डायरिया क्यों देखने को मिलता है कि हम थोड़ा गर्म या थोड़ा ठंडा देते हैं तो उसकी वजह से डायरिया लगने की प्रॉब्लम। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पूछा जाए तो आप डायरिया आंसर करेंगे, बट और भी प्रॉब्लम होती है कि हाँ, और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक क्लॉगिंग या प्लग्ड फीडिंग।
जो आप खाना दे रहे हैं पेशेंट को वो उसके अंदर क्या हो सकता है, जमा हो सकता है। जमा हो जाएगा तो जो ट्यूब है आपकी ब्लॉक हो सकती है। उस ट्यूब को ब्लॉक हो गई है तो उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ही हम जब फीडिंग कराते हैं तो फीडिंग के साथ में हम थोड़ा सा जो हम बोलते हैं ना गुनगुना पानी, थोड़ा सा जो बॉडी टॉलरेट कर पाए इस तरीके का बाम वाटर जो होता है। बाम का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि मतलब आपको एकदम बिल्कुल 100 डिग्री पे उबलता हुआ देना है, जल जाएगा पेशेंट, ठीक है ना। तो नॉर्मली आपको कैसा वाटर यूज़ करना है, थोड़ा सा नवाया पानी यूज़ करना है, जिससे वो हम देखो नॉर्मल बर्तन भी साफ करते हैं तो थोड़ा सा गर्म पानी हो तो वो इजीली वॉश हो जाता है, उसी तरीके से ये ट्यूब भी इजीली वॉश हो जाए, इसलिए हम ये पानी यूज़ करेंगे। अगर उससे भी क्लियर नहीं हुआ, माना कि क्लॉगिंग हो गई है, तो क्या करना है, तो क्लॉगिंग के लिए हम इसको ठीक करने के लिए क्लॉग के नाम से ही एक जो है फ्लूइड हमको मार्केट में मिलता है, और वो एक सिरिंज के अंदर पहले से प्री फिल्ड होता है, वो हमको मंगानी होती है, उससे करना होता है। अगर ये भी नहीं मिले तो हम रिप्लेस कर सकते हैं, बट रिप्लेस से पहले अगर हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि बार बार में किसी भी ट्यूब का मैनिपुलेशन जो है इन्फेक्शन के लिए प्रोन करता है पेशेंट को, तो हम ये कोशिश करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि जो आपकी नोज़ के आसपास की जो स्किन होती है, इरिटेशन होता है वहाँ पर, क्योंकि लगातार ट्यूब रहेगी तो वहाँ पर स्किन ब्रेकडाउन हो जाता है। तो स्किन ब्रेकडाउन को आपको सही करना है, इसके लिए आपको जो टैप जो आप लगा रहे हैं उसको किस तरीके से लगाना है, देखो या तो हम इस तरीके से लगा सकते हैं या फिर हम इस तरीके से, मतलब कि बार बार उसमें टच नहीं हो। दूसरी चीज़ उसकी पोजीशन को रेगुलरली हमको क्या करना है, चेंज करते रहना है रेगुलरली। देखो हम बेड सोर से प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, नॉर्मल 2 आवर्ली जो पेशेंट की पोजीशन होती है उसको अल्टरनेटिवली चेंज करते हैं, उसी तरीके से हम इस ट्यूब की भी पोजीशन को हम अल्टरनेटिव चेंज करते रहेंगे तो ब्रेकडाउन से बचेंगे। देखो ब्रेकडाउन से बचेंगे तो दूसरी चीज़ इन्फेक्शन से भी बच रहे होंगे, क्योंकि अगर ब्रेकडाउन होगा स्किन का तो वहाँ इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ चुके होंगे। तो ये चीज़ें हमको, ये तो हमारी नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है, हम ओरोगैस्ट्रिक भी डाल सकते हैं। अगर ओरोगैस्ट्रिक डली होती तो ये हमारे होठ के अंदर क्या कर रही होती, वहाँ पर स्किन का ब्रेकडाउन कर रही होती, तो वहाँ पर भी हम इसको पोजीशन को हम चेंज करते हैं। उसी तरीके से अभी इसी के लिए नहीं रटना है, ये हमेशा याद रखना है, ये कंसेप्ट है। जैसे ईटी ट्यूब डालेंगे तो ईटी ट्यूब में भी हमको उसकी पोजीशन जो है चेंज करते रहनी है, तो वो भी स्किन जो ब्रेकडाउन है उससे हमको प्रिवेंट करती रहेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।